इन दो जगह कभी अपनी पत्नी के साथ मत जाना, वरना जीवन भर पछताओगे। दोस्तों, जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन उनका असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। और खास तौर पर गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक धागे से बंधा होता है। यह धागा विश्वास, प्रेम और संतोष से बना होता है, लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो इस धागे को हमेशा के लिए कमजोर कर देती है। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां एक पति को अपनी पत्नी को ले जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये केवल अंधविश्वास या पुरानी बातें नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सच छिपा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि संगत और स्थान का असर इंसान की मति पर पड़ता है, और जब बात पति पत्नी के रिश्ते की हो तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम आधुनिक जमाने में जी रहे हैं और इन पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान का स्वभाव और उसकी कमजोरियां आज भी वही है जो सदियों पहले थी। जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां की ऊर्जा या माहौल हमारे जीवन के मूल्यों से मेल नहीं खाता, तो वहां का प्रभाव हमारे मन पर पड़े बिना नहीं रहता। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही खुशहाल परिवार की है जिसने एक छोटी सी गलती की, और उस गलती ने उनके हंसते खेलते जीवन में ऐसा जहर घोला कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस कहानी में छिपा है वो रहस्य जो आपको बताएगा कि क्यों कुछ विशेष स्थानों पर जाने से पति पत्नी के बीच की पवित्रता और संतोष खत्म हो जाता है। ये रहस्य जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखना चाहता है, क्योंकि कभी कभी तबाही बाहर से नहीं आती, बल्कि हम खुद उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक छोटे और शांत शहर से, जिसका नाम था मधुपुर। ये शहर अपनी सादगी और भाईचारे के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में संतोष था। इसी शहर में एक साधारण सा युवक रहता था जिसका नाम केशव था। केशव एक सरकारी विभाग में क्लर्क की नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि वो अपने परिवार का पेट पाल सके और छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सके। केशव का स्वभाव बहुत ही सरल और सुलझा हुआ था। वो सुबह समय पर दफ्तर जाता और शाम को सीधा घर आता। उसके जीवन में ज्यादा भागदौड़ नहीं थी और न ही उसे बहुत ऊंचे सपने देखने की आदत थी। वो मानता था कि जो मिल गया उसी में खुश रहना चाहिए। केशव की शादी को 5 साल हो चुके थे और उसकी पत्नी का नाम वंदना था। वंदना एक बहुत ही सुंदर और सुशील महिला थी। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी और उसने अपने माता पिता से यही संस्कार पाए थे कि पति का घर ही उसका असली संसार है। वंदना की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उसने कभी केशव से किसी बड़ी चीज की मांग नहीं की थी। वो जानती थी कि केशव की कमाई सीमित है, इसलिए वो घर का खर्च बहुत ही समझदारी से चलाती थी। केशव अक्सर अपनी पत्नी की इस समझदारी पर गर्व करता था। जब वो देखता कि वंदना पुरानी साड़ी को ही रफू करके या नए तरीके से पहनकर खुश है, तो उसका मन भर आता था। दोनों के बीच एक गहरा प्रेम था जो शब्दों से ज्यादा खामोशी में झलकता था। शाम को जब केशव घर लौटता तो वंदना उसके लिए चाय बनाती और दोनों अपने छोटे से आंगन में बैठकर दिन भर की बातें करते। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उस दुनिया में सुकून कूट कूट कर भरा था। केशव के दोस्तों में अक्सर ये चर्चा होती थी कि आज के जमाने में ऐसी पत्नी मिलना किस्मत की बात है जो कभी शिकायत नहीं करती। केशव भी मन ही मन खुद को बहुत भाग्यशाली मानता था। उनका जीवन एक शांत नदी की तरह बह रहा था जिसमें कोई तूफान नहीं था। घर में केशव के बूढ़े माता पिता भी थे जिनकी सेवा वंदना पूरे मन से करती थी। कुल मिलाकर उनका घर स्वर्ग जैसा था, जहां धन की कमी तो थी लेकिन खुशियों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं न कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और कई बार हमारी ही एक छोटी सी चाहत हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। केशव के मन में अक्सर ये ख्याल आता था कि वंदना ने शादी के बाद से ज्यादा दुनिया नहीं देखी है। वो हमेशा घर के कामकाज
और माता पिता की सेवा में लगी रहती है। केशव चाहता था कि वो भी वंदना को कभी कहीं बाहर घुमाने ले जाए और उसे वो खुशियां दे जो शहर के अमीर लोग अपनी पत्नियों को देते हैं। ये विचार बुरा नहीं था, लेकिन केशव को ये अंदाजा नहीं था कि दुनिया को देखने की कीमत कभी कभी अपने सुकून को खोकर चुकानी पड़ती है। एक दिन केशव जब दफ्तर में बैठा काम कर रहा था, तभी डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया। ये चिट्ठी साधारण लिफाफे में नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और महंगे दिखने वाले लिफाफे में थी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा था। केशव ने हैरानी से लिफाफा खोला तो देखा कि उसके बचपन के दोस्त राजीव का निमंत्रण पत्र था। राजीव और केशव स्कूल में साथ पढ़े थे, लेकिन कॉलेज के बाद राजीव शहर चला गया था और उसने वहां अपना व्यापार शुरू किया था। खबरों से केशव को पता चला था कि राजीव ने बहुत तरक्की कर ली है और अब वो करोड़पति बन चुका है। ये निमंत्रण राजीव की शादी की सालगिरह की पार्टी का था, जो शहर के एक बहुत बड़े और आलीशान होटल में होने वाली थी। केशव के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। एक तरफ उसे खुशी थी कि उसका पुराना दोस्त उसे नहीं भूला और इतनी बड़ी पार्टी में उसे बुलाया है, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में एक संकोच भी था। उसने सोचा कि इतने बड़े लोगों की पार्टी में वह कैसे जाएगा और वहां सब अमीर लोग होंगे जिनके बीच वो शायद खुद को छोटा महसूस करे। शाम को घर आकर केशव ने वो कार्ड वंदना को दिखाया। वंदना ने कार्ड की सुंदरता देखकर कहा कि ये तो बहुत महंगा कार्ड लगता है। केशव ने बताया कि ये उसके दोस्त राजीव का है, जो अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वंदना ने मासूमियत से पूछा कि क्या हम वहां जाएंगे। केशव ने पहले तो ना करने की सोची, लेकिन फिर उसने वंदना की आंखों में एक चमक देखी। उसे लगा कि वंदना आज तक कहीं बड़ी जगह नहीं गई है और ये एक अच्छा मौका है उसे दुनिया की चकाचौंध दिखाने का। केशव ने वंदना से कहा कि हाँ, हम जरूर जाएंगे और ये तुम्हारे लिए भी एक बदलाव होगा, क्योंकि तुम हमेशा घर में ही रहती हो। वंदना थोड़ा हिचकिचाई और बोली कि हमारे पास तो ऐसे कपड़े भी नहीं है जो वहां पहन कर जा सके, और वहां सब बड़े लोग होंगे तो हमें अजीब नहीं लगेगा। केशव ने उसकी बात काटते हुए कहा कि दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती और राजीव ने मुझे बुलाया है तो इसका मतलब है कि वो मुझे अपना मानता है। केशव ने तय कर लिया कि वो इस पार्टी में जाएगा। उसने अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे निकाले और वंदना के लिए एक नई साड़ी खरीदी जो उनकी हैसियत के हिसाब से काफी महंगी थी। केशव ने खुद के लिए भी एक नया शर्ट कपड़ा सिलवाया। तैयारी शुरू हो गई और दोनों के मन में एक उत्साह था। लेकिन केशव की बूढ़ी माँ ने जब ये सुना तो उन्होंने केशव को पास बुलाया और समझाया। माँ ने कहा कि बेटा, अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए और वो लोग अब बहुत बड़े हो गए हैं। उनकी दुनिया और हमारी दुनिया में बहुत फर्क है। माँ ने यह भी कहा कि वहां जाने से हो सकता है कि तुम्हें या वंदना को हीनता का एहसास हो, इसलिए बेहतर है कि कोई बहाना बना दो और मत जाओ। केशव को माँ की ये बात पुरानी सोच वाली लगी। उसने माँ को समझाया कि माँ, अब जमाना बदल गया है और हमें भी थोड़ा समाज में उठना बैठना चाहिए, वरना हम कोई के मेंढक बनकर रह जाएंगे। केशव ने माँ की सलाह को अनसुना कर दिया। उसे लग रहा था कि वो अपनी पत्नी को खुशी देने जा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अपनी पत्नी को उस जगह ले जा रहा है जहां हवाओं में ही दिखावा और तुलना का जहर घुला होता है। आखिर वो दिन आ गया। केशव और वंदना तैयार होकर बस स्टैंड पहुंचे। उनका सफर करीब 4 घंटे का था। बस में बैठते ही वंदना ने खिड़की वाली सीट ली और बाहर के नजारों को देखने लगी। वो बहुत खुश थी। केशव उसे खुश देखकर फूला नहीं समा रहा था। उसने वंदना से कहा कि देखना वहां कितना शानदार इंतजाम होगा और तुम्हें वहां का खाना और सजावट देखकर बहुत अच्छा लगेगा। वंदना ने मुस्कुराते हुए केशव का हाथ थाम लिया और कहा कि मुझे तो आपके साथ कहीं भी जाना अच्छा लगता है, चाहे वो कोई महल हो या झोपड़ी। वंदना की ये बात केशव के दिल को छू गई। उसे लगा कि उसका फैसला सही है और इस ट्रिप से उनका रिश्ता और गहरा होगा। सफर के दौरान दोनों ने बहुत सी बातें की और पुराने दिनों को याद किया। जब वे शहर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। शहर की जगमगाहट देखकर वंदना की आंखें फटी रह गई।
मधुपुर में तो रात होते ही सन्नाटा पसर जाता था, लेकिन यहाँ तो रात में भी दिन जैसा उजाला था। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर दौड़ती हुई महंगी गाड़ियां और दुकानों में सजे हुए सामान, ये सब वंदना के लिए किसी जादू से कम नहीं था। केशव ने एक ऑटो किया और वे उस होटल की तरफ बढ़े जहां पार्टी थी। होटल के गेट पर पहुंचकर केशव का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा गया। वो होटल किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। वहां खड़ी गाड़ियां इतनी महंगी थी कि केशव ने ऐसी गाड़ियां सिर्फ फिल्मों में देखी थी। गेट पर खड़े दरबान ने उन्हें अजीब नजरों से देखा, क्योंकि वे ऑटो से उतरे थे, जबकि बाकी मेहमान लग्जरी कारों से आ रहे थे। केशव ने खुद को संभाला और वंदना का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा भव्य था। चारों तरफ झूमर लगे थे और फूलों की ऐसी सजावट थी कि खुशबू से पूरा हॉल महक रहा था। वंदना ने धीरे से केशव से कहा कि ये जगह तो बहुत बड़ी है, मुझे डर लग रहा है। केशव ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत, मैं हूं ना। तभी वहां राजीव की नजर केशव पर पड़ी। राजीव एक बहुत ही महंगे सूट में था और उसके आसपास कई लोग घेरा बनाकर खड़े थे। केशव को देखते ही राजीव आगे बढ़ा और उसने केशव को गले लगा लिया। राजीव का व्यवहार बहुत गर्मजोशी भरा था, जिससे केशव को थोड़ा सुकून मिला। राजीव ने वंदना को नमस्ते किया और अपनी पत्नी शालिनी से मिलवाया। शालिनी ऊपर से नीचे तक हीरों के गहनों से लदी हुई थी और उसकी साड़ी इतनी कीमती लग रही थी कि वंदना को अपनी नई साड़ी भी फीकी लगने लगी। शालिनी ने वंदना को एक औपचारिक मुस्कान दी और कहा कि अच्छा लगा तुम लोग आए। उसके बात करने के तरीके में एक हल्का सा अहंकार था, जो शायद वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन वंदना ने उसे महसूस कर लिया। केशव और वंदना को एक मेज पर बिठाया गया। वहां और भी कई मेहमान थे जो आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें लाखों और करोड़ों के व्यापार, विदेश यात्राओं और ब्रांडेड चीजों के बारे में हो रही थी। केशव और वंदना चुपचाप बैठे सुन रहे थे, क्योंकि उनके पास इस चर्चा में जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। वंदना की नजरें बार बार वहां मौजूद दूसरी महिलाओं पर जा रही थी। उसने देखा कि वहां हर महिला एक से बढ़कर एक कपड़े पहने हुए थी और उनकी बातें भी बहुत अलग थी। वे अपनी नौकरानियों की शिकायतें कर रही थी या फिर अपनी पिछली यूरोप ट्रिप के किस्से सुना रही थी। वंदना को पहली बार अपने जीवन में एक कमी का एहसास हुआ। अब तक उसे लगता था कि उसका जीवन पूर्ण है, लेकिन यहां आकर उसे लगा कि दुनिया में ऐसी भी खुशियां हैं जो उसके पास नहीं है। केशव भी अपने दोस्त की कामयाबी देखकर अंदर ही अंदर थोड़ा छोटा महसूस कर रहा था। उसने देखा कि राजीव कैसे शान से सबको आदेश दे रहा है और वेटर उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। केशव को याद आया कि स्कूल में राजीव पढ़ने में उससे कमजोर था, लेकिन आज वो कहां से कहां पहुंच गया है। तुलना का बीज अनजाने में केशव के मन में भी पड़ चुका था, लेकिन इसका असर वंदना पर ज्यादा गहरा होने वाला था। पार्टी में खाना शुरू हुआ तो वंदना ने देखा कि खाने की इतनी किस्में हैं कि उसे कई चीजों के नाम भी नहीं पता थे। केशव ने कोशिश की कि वो वंदना को सहज महसूस कराए। उसने प्लेट में खाना परोसा और दोनों एक कोने में बैठकर खाने लगे। तभी शालिनी वहां आई और उसने वंदना से पूछा कि क्या तुम्हारे पति अभी भी वही क्लर्क की नौकरी करते हैं? वंदना ने सिर हिलाया। शालिनी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, सबका अपना भाग्य होता है, लेकिन राजीव तो हमेशा कहता है कि आदमी को रिस्क लेना चाहिए, तभी तरक्की होती है। शालिनी की ये बात वंदना के दिल में तीर की तरह चुभी। उसे लगा कि शालिनी उसे नीचा दिखा रही है या शायद उसे तरस की नजर से देख रही है। वंदना ने केशव की तरफ देखा, जो बड़े चाव से खाना खा रहा था। पहली बार वंदना को केशव का वो सादापन और संतोष खटकने लगा। उसे लगा कि क्या उसका पति भी राजीव जैसा नहीं हो सकता था। ये वो पहला पल था जब वंदना के मन में संतोष की जगह शिकायत ने ले ली थी, वो जगह जिसकी चकाचौंध ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था। अब उसके दिल के सुकून को निगलने के लिए तैयार थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब वे वापस लौटने लगे तो राजीव ने अपने ड्राइवर से कहा कि वो केशव और वंदना को स्टेशन तक छोड़ दे। उस आलीशान कार में बैठकर वंदना ने कार की नरम सीटों को छुआ
और उस ठंडक को महसूस किया जो ऐसी से आ रही थी। उसने सोचा कि क्या कभी उसकी जिंदगी में ऐसी कार होगी। स्टेशन पहुंचकर जब वे अपनी साधारण सी ट्रेन के इंतजार में खड़े थे तो वंदना एकदम चुप थी। केशव ने पूछा कि क्या हुआ, पार्टी अच्छी नहीं लगी क्या? वंदना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शून्य में घूर रही थी। केशव को लगा शायद वह थक गई है, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। ट्रेन आई और वे अपनी सीटों पर बैठ गए। गाड़ी की खड़खड़ाहट के बीच केशव सो गया, लेकिन वंदना की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में अभी भी वो झूमर, वो गहने और शालिनी का वो आत्मविश्वास नाच रहा था। वो सोच रही थी कि शालिनी और उसमें क्या फर्क है। दोनों औरतें हैं, लेकिन शालिनी रानी की तरह जी रही है और वह एक साधारण दासी की तरह। ये विचार किसी जहर की तरह उसके खून में घुलने लगा था। उसे अपना घर, अपनी रसोई और अपना पति सब कुछ अब छोटा और अधूरा लगने लगा था। उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है। वो जिस जगह से होकर आई थी, वहां की हवा ने उसके विचारों को दूषित कर दिया था। केशव बेखबर सो रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी पत्नी को उसी वंदना के रूप में वापस नहीं ले जा रहा है जिसे वो घर से लाया था। वो एक बदली हुई औरत थी जिसके अंदर असंतोष की आग सुलग चुकी थी। घर पहुंचकर भी वंदना का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। वो चुपचाप अपने काम में लग गई। केशव ने जब चाय मांगी तो उसने चाय तो बनाई, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी। केशव ने सोचा कि शायद सफर की थकान है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये थकान शरीर की नहीं बल्कि मन की है, जो इतनी आसानी से नहीं उतरने वाली थी। अगले दिन से वंदना ने घर की चीजों में कमियां निकालनी शुरू कर दी। उसने कहा कि ये पर्दे कितने पुराने हो गए हैं, इन्हें बदलना चाहिए। केशव ने हंसकर कहा कि अभी तो ठीक है, अगली दिवाली पर बदल देंगे। वंदना को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि हर चीज के लिए दिवाली का इंतजार क्यों करना पड़ता है, हमारे पास पैसे क्यों नहीं है। केशव हैरान रह गया क्योंकि वंदना ने आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और न ही कभी पैसों की शिकायत की थी। ये बदलाव केशव के लिए एक झटके जैसा था। उसने वंदना को समझाने की कोशिश की कि हम अपनी चादर के हिसाब से ही चल सकते हैं, लेकिन वंदना अब उन दलीलों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसके दिमाग में शालिनी की बातें गूंज रही थी कि आदमी को रिस्क लेना चाहिए। उसने केशव से कहा कि तुम भी कोई और काम क्यों नहीं करते, या फिर राजीव से बात करके कोई बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते। केशव ने उसे समझाया कि बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए और मुझे बिजनेस की समझ नहीं है, लेकिन वंदना को लगा कि केशव आलसी है और वो तरक्की करना ही नहीं चाहता। घर का माहौल जो कल तक शांतिपूर्ण था अब तनावपूर्ण होने लगा था। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी थी। केशव को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। वो उस पार्टी को कोसने लगा जहां जाने की उसने जिद की थी। यही वो पहला स्थान था, दूसरों की समृद्धि का प्रदर्शन स्थल, जहां जाने के बाद इंसान अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और जो उसके पास है उसकी कद्र भूल जाता है। लेकिन अभी कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था। केशव और वंदना के बीच की ये दूरी अभी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि एक और जगह थी जहां जाना उनकी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। वो जगह कौन सी थी और वहां क्या होने वाला था, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दूसरी जगह ने तो रही सही, कसर भी पूरी कर दी। वहां जाने के बाद जो हुआ उसने केशव को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश वह अपनी पत्नी को घर की चारदीवारी में ही रखता और बाहरी दुनिया की हवा न लगने देता। उस दूसरी जगह का रहस्य और भी गहरा था, क्योंकि वहां दुश्मन कोई बाहर का नहीं बल्कि अपना ही कोई खास था, जो वंदना के मन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार बैठा था। केशव इन सब से अनजान अपने पुराने जीवन को वापस पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वक्त रेत की तरह उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। घर की दीवारों में अब वो हंसी नहीं गूंजती थी जो कभी केशव और वंदना की पहचान हुआ करती थी। राजीव की पार्टी से लौटने के बाद वंदना के मन में जो तुलना का बीज पड़ा था वो अब एक छोटा पौधा बन चुका था। केशव ने कई बार कोशिश की कि वो वंदना का मूड ठीक करे।
एक शाम वो ऑफिस से लौटते वक्त वंदना की पसंद की मिठाई लाया। उसे लगा कि शायद मिठाई देखकर वंदना खुश हो जाएगी और उनका पुराना वक्त वापस आ जाएगा। घर पहुंचकर उसने बड़े उत्साह से मिठाई का डिब्बा मेज पर रखा और वंदना को आवाज दी। वंदना रसोई से बाहर आई। उसके चेहरे पर वही रूखापन था। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, तुम्हारी पसंद की रसमलाई। वंदना ने डिब्बे की तरफ एक नजर देखा और फीकी हंसी हंस दी। उसने कहा कि केशव, तुम्हें क्या लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों से अब मुझे खुशी मिलेगी? वहां राजीव की पत्नी शालिनी के पास देखो, उसका पति उसे हीरे की अंगूठियां देता है और तुम मुझे 20 रुपए की मिठाई देकर खुश करना चाहते हो। केशव का हाथ वहीं रुक गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके उत्साह पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसने धीरे से कहा कि वंदना, प्यार की कीमत पैसों से नहीं होती। मैं अपनी हैसियत भर तुम्हारे लिए सब करता हूं। वंदना ने तुनक कर जवाब दिया कि हैसियत ही तो सबसे बड़ी समस्या है। प्यार से पेट नहीं भरता और नहीं समाज में इज्जत मिलती है। इज्जत पैसे वालों की होती है और हम लोग बस जी रहे हैं। इसे जीना नहीं कहते, इसे काटना कहते हैं। केशव चुपचाप वहां से उठकर चला गया। उस रात मिठाई का डिब्बा वैसे ही मेज पर रखा रहा। किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वंदना का व्यवहार अब केशव के माता पिता के प्रति भी बदलने लगा था। पहले वो उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी, उनके पैर दबाती थी और उनसे बातें करती थी, लेकिन अब उसे उनकी सेवा करना एक बोझ लगने लगा था। उसे लगने लगा था कि अगर ये बूढ़े माँ बाप न होते तो शायद केशव के खर्चे कम होते और वो उस पर ज्यादा पैसे खर्च कर पाता। एक दिन केशव की माँ ने वंदना से पानी मांगा तो वंदना ने झल्लाते हुए गिलास रख दिया और बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। माँ ने ये सब देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। उन्होंने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पल्लू से पोंछ लिया। घर का सुकून धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। केशव समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वो जितना वंदना को समझाने की कोशिश करता, वंदना उतना ही उससे दूर होती जा रही थी। इसी तनाव भरे माहौल के बीच वंदना के जीवन में वो दूसरा मोड़ आया जो उसे उस दूसरी जगह ले जाने वाला था जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। उनके पड़ोस में एक महिला रहती थी जिसका नाम सरला था। सरला का पति शहर का एक बड़ा ठेकेदार था और उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। सरला का स्वभाव बहुत ही चंचल और दिखावे वाला था। वो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ पार्टियों में जाती और घर देर से लौटती। वंदना की उससे ज्यादा बातचीत नहीं थी, बस आते जाते नमस्ते हो जाती थी। लेकिन एक दिन दोपहर में जब वंदना अपने घर के बाहर उदास बैठी थी, तभी सरला वहां आई। सरला ने वंदना का उदास चेहरा देखकर पूछा कि क्या बात है, आज बहुत गुमसुम हो। वंदना के अंदर का गुबार भरा हुआ था। उसे कोई ऐसा चाहिए था जिससे वो अपना दुख बांट सके। वंदना ने बातों ही बातों में सरला को बता दिया कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और केशव की कमाई में उसका गुजारा मुश्किल से होता है। सरला ने वंदना की बातें सुनी और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली कि अरे पगली, मर्द ऐसे ही होते हैं। अगर उन्हें ढील दोगी तो वे सिर पर चढ़ जाएंगे और अगर लगाम कसकर रखोगी तो सीधे चलेंगे। सरला ने वंदना से कहा कि तुम घर में घुट रही हो, तुम्हें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। उसने वंदना को अपने घर आने का न्योता दिया। उसने कहा कि कल मेरे घर पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। हम लोग एक छोटी सी किटी पार्टी कर रहे हैं, तुम भी आना। तुम्हारा मन बहल जाएगा और तुम्हें दुनियादारी की कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। वंदना पहले तो हिचकिचाई क्योंकि केशव को ऐसी पार्टियों का माहौल पसंद नहीं था, लेकिन फिर उसने सोचा कि केशव की पसंद नापसंद का ठेका क्या सिर्फ उसी ने ले रखा है। उसने हाँ कह दी। अगले दिन वंदना तैयार होकर सरला के घर पहुंची। ये वो दूसरी जगह थी, गलत संगत वाली महफिल, जहां सिर्फ औरतें ही नहीं होती बल्कि वहां एक दूसरे के घरों की बुराइयां और पतियों को काबू करने के गलत तरीके सिखाए जाते हैं। सरला के घर का माहौल देखकर वंदना दंग रह गई। वहां 5-6 महिलाएं बैठी थी जो बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहने हुए थी और उनके हाथों में ताश के पत्ते थे। कमरे में हंसी मजाक चल रहा था। सरला ने वंदना का परिचय सबसे करवाया। वे महिलाएं शहर के अमीर परिवारों से थी
और उनकी बातों का स्तर वंदना की सोच से बहुत अलग था। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होने के बाद चर्चा का विषय पतियों पर आ गया। एक महिला ने हंसते हुए कहा कि मेरा पति तो कल मुझसे पूछ रहा था कि मैंने इस महीने इतना खर्चा क्यों किया। मैंने तो साफ कह दिया कि अगर खर्चा नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की थी। अब चुपचाप बैठा है। दूसरी महिला ने कहा कि अरे, मर्दों को सुधारने का एक ही तरीका है, उनसे बात करना बंद कर दो और घर का काम करना छोड़ दो। जब खुद करना पड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। वंदना चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। ये बातें उसके लिए नई थी। अब तक उसने यही सीखा था कि पति परमेश्वर होता है और घर को जोड़कर रखना पत्नी का धर्म है। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही थी। यहाँ पतियों को बेवकूफ और सिर्फ पैसे कमाने की मशीन समझा जा रहा था। सरला ने वंदना के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि देखो वंदना, तुम बहुत भोली हो। आज के जमाने में सती सावित्री बनकर रहोगी तो लोग तुम्हें कुचल कर चले जाएंगे। अपनी कीमत पहचानो। केशव अगर कम कमाता है तो ये उसकी गलती है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें उसे मजबूर करना होगा कि वो ज्यादा कमाए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वंदना के कच्चे मन पर इन बातों का गहरा असर हो रहा था। उसे लगने लगा कि शायद वही बेवकूफ है जो अब तक केशव की हर बात मानती आई है। सरला और उसकी सहेलियों ने वंदना को यह एहसास दिलाया कि वो एक पीड़ित है और केशव उस पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने उसे सलाह दी कि घर जाकर थोड़ा कड़ा रुख अपनाए। अगर केशव उसकी मांगे पूरी न करे तो घर में क्लेश करे, क्योंकि क्लेश से मर्द डरते हैं और शांति पाने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये वो जहर था जो वंदना के कानों में घोला जा रहा था। वंदना को यह सब बहुत आकर्षक लग रहा था, क्योंकि इसमें उसे अपनी गलती नहीं बल्कि केशव की गलती दिखाई दे रही थी। इंसान का स्वभाव होता है कि उसे वो सलाह बहुत जल्दी समझ आती है जिसमें उसे खुद को बदलने की जरूरत न हो और सारा दोष सामने वाले पर मढ़ दिया जाए। शाम को जब पार्टी खत्म हुई तो वंदना अपने घर वापस लौटी, लेकिन ये वो वंदना नहीं थी जो सुबह घर से निकली थी। उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ आ गई थी। उसके दिमाग में सरला की बातें गूंज रही थी, मर्दों को काबू में रखो। घर आते ही उसने देखा कि केशव अभी दफ्तर से नहीं आया है और सास ससुर अपने कमरे में है। उसने जानबूझकर शाम का खाना नहीं बनाया। वो सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गई और टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद केशव घर आया। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने आते ही पानी मांगा। वंदना ने टीवी से नजरें हटाए बिना कहा कि पानी वहां रखा है, खुद ले लो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो दिन भर तुम्हारे आगे पीछे डोलती रहूं। केशव हैरान रह गया। वंदना का ये रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा शायद वंदना की तबीयत ठीक नहीं है या कोई बात हो गई है। वो चुपचाप पानी लेकर पिया और अपने कमरे में चला गया कपड़े बदलने। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया और खाने के बारे में पूछा तो वंदना ने कहा कि आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो बाहर से कुछ मंगवा लो या खुद बना लो। केशव को अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा। उसने पूछा कि वंदना, आखिर बात क्या है? तुम कल तक तो ऐसी नहीं थी। वंदना खड़ी हो गई और उसने सरला की सिखाई हुई बातें तोते की तरह बोलनी शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं थक गई हूं इस गरीबी की जिंदगी से। मुझे भी ऐश और आराम चाहिए। अगर तुम मुझे वो सब नहीं दे सकते तो मुझसे उम्मीद मत रखो कि मैं तुम्हारे घर की गुलामी करूंगी। केशव ने उसे समझाने की कोशिश की कि वंदना, हम खुश थे और आगे भी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वंदना ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा कि मुझे वादे नहीं नतीजे चाहिए। केशव का सिर दर्द से फटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वंदना को अचानक क्या हो गया है। उसे ये नहीं पता था कि वंदना अभी अभी गलत संगत की पाठशाला से पढ़कर आई है, जहां रिश्तों को जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना सिखाया जाता है। उस रात केशव और उसके बूढ़े माता पिता ने भूखे पेट ही रात गुजारी। वंदना अपने कमरे में जाकर सो गई। उसे अपनी इस जीत पर गर्व हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने केशव को झुका दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जब रिश्ते में जिद और अहंकार की जीत होती है तो असल में वो उस रिश्ते की हार होती है।
सरला की संगत का असर अब हर रोज दिखने लगा था। वंदना अब अक्सर सरला के घर जाने लगी थी। वहां उसे हर रोज नई नई तरकीबें सिखाई जाती कि कैसे केशव से अपनी बात मनवानी है। घर में झगड़े अब आम बात हो गए थे। केशव ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं दे पाता था। वो हर वक्त तनाव में रहता था। उसके हंसमुख चेहरे पर अब हर वक्त चिंता की लकीरें रहती थी। वंदना ने अपनी जिद से घर का पूरा माहौल बिगाड़ दिया था। केशव को लगने लगा था कि शायद वंदना को किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वंदना बीमार नहीं है, बल्कि वो गलत राह पर चल पड़ी है। ये दूसरी जगह यानी गलत लोगों की संगत उसके विवेक को पूरी तरह से खा चुकी थी। और अब इसी रास्ते पर चलते हुए वंदना एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जो केशव को पूरी तरह से तोड़कर रख देने वाला था। घर की चारदीवारी अब सुकून की जगह नहीं, बल्कि एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी। केशव और वंदना के बीच की खामोशी अब चीख पुकार में बदल गई थी। वंदना के दिमाग पर सरला की दी हुई वो सीख पत्थर की लकीर बन गई थी कि पति को काबू में रखने के लिए उस पर दबाव बनाना जरूरी है। केशव, जो पहले शाम होते ही घर भागता था, अब दफ्तर में जानबूझकर देर तक रुकने लगा था। उसे अपने ही घर जाने में घबराहट होती थी, क्योंकि उसे पता था कि दरवाजा खुलते ही उसका स्वागत मुस्कान से नहीं, बल्कि शिकायतों और तानों से होगा। वंदना का व्यवहार अब केवल केशव तक सीमित नहीं था, बल्कि घर के बुजुर्गों पर भी उसका कहर टूटने लगा था। केशव के माता पिता, जिन्होंने हमेशा वंदना को अपनी बेटी माना था, अब अपने ही घर में बेगाने हो गए थे। वे अपने कमरे में सिमट कर रह गए थे। डरते थे कि कहीं उनकी किसी बात पर वंदना हंगामा न खड़ा कर दे। एक शाम केशव जब घर लौटा तो उसने देखा कि वंदना सोफे पर बैठी किसी फैशन मैगजीन के पन्ने पलट रही है। घर में अजीब सी अस्त व्यस्तता थी। केशव ने जूते उतारते हुए पूछा कि आज खाने में क्या बना है। वंदना ने मैगजीन से नजर हटाए बिना रूखेपन से जवाब दिया कि रसोई में जाकर देख लो, जो बचा हुआ है खा लो, मैंने आज कुछ नया नहीं बनाया। केशव को बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने बहस करना ठीक नहीं समझा। वो रसोई में गया तो देखा कि बर्तन सिंक में भरे पड़े हैं और दाल ठंडी पड़ी है। उसने चुपचाप अपने लिए खाना गर्म किया और एक कोने में बैठकर खाने लगा। खाने का हर निवाला उसके गले से मुश्किल से नीचे उतर रहा था। उसे वो दिन याद आने लगे जब वंदना उसके आने से पहले ही गरम रोटियां तैयार रखती थी और उसके साथ बैठकर बातें करती थी। केशव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पी लिया। खाना खाने के बाद केशव जब अपने कमरे में गया तो वंदना ने बम फोड़ दिया। उसने कहा कि केशव, मुझे इस गर्मी में बहुत परेशानी होती है। सरला के घर हर कमरे में एसी लगा है और हमारा घर भट्ठी जैसा तपता है। मुझे कल ही बेडरूम के लिए एक एसी चाहिए। केशव ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने वंदना को समझाने की कोशिश की कि वंदना, अभी सर्दियों की शुरुआत होने वाली है और अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगले साल गर्मियों में लगवा लेंगे। लेकिन वंदना को तो जैसे मौका चाहिए था। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम हमेशा बहाने बनाते हो। तुम्हारे पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते। अगर तुम एसी नहीं लगवा सकते तो मुझे अपने मायके छोड़ आओ। मैं इस नरक में नहीं रह सकती। मायके जाने की धमकी वंदना का नया हथियार था जो उसे सरला ने दिया था। सरला ने उसे सिखाया था कि जब भी पति आनाकानी करे तो उसे छोड़कर जाने की धमकी दो, मर्द डर जाएगा। केशव वंदना से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि बात घर से बाहर जाए या वंदना उसे छोड़कर जाए। वो वंदना के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि ऐसा मत बोलो, हम साथ हैं तो सब ठीक कर लेंगे। लेकिन वंदना ने उसकी कमजोरी को भांप लिया था। उसने साफ कह दिया कि अगर 2 दिन के अंदर एसी नहीं लगा और घर के लिए नया सोफा नहीं आया तो वह चली जाएगी। केशव रात भर सो नहीं पाया। वो छत की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर उसकी हंसती खेलती जिंदगी को किसकी नजर लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। उसकी तनख्वाह तो घर के खर्च और मां की दवाइयों में ही खत्म हो जाती थी। अगले दिन केशव ने अपने एक सहकर्मी से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन शर्म के मारे वो कुछ बोल नहीं पाया। वो पूरा दिन परेशान रहा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो घर का नजारा देखकर
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बूढ़ी माँ आंगन में बैठी जोर जोर से खांस रही थी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। केशव के पिता बेबस होकर उनके पास बैठे उनकी पीठ सहला रहे थे। और वंदना अपने कमरे में तेज आवाज में टीवी चलाकर बैठी थी। केशव दौड़कर माँ के पास गया और उन्हें पानी पिलाया। उसने गुस्से में वंदना को आवाज दी। वंदना कमरे से बाहर आई और उसने चेहरे पर झुंझलाहट के भाव लिए पूछा कि क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? केशव ने कांपती आवाज में कहा कि वंदना, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि माँ की तबीयत कितनी खराब है? तुम टीवी बंद करके उन्हें देख भी नहीं सकती थी? वंदना ने कमर पर हाथ रखते हुए जवाब दिया कि तो मैं क्या करूं? मैं कोई डॉक्टर हूं क्या? इनको तो रोज का नाटक है। बुढ़ापा है तो खांसी तो होगी ही। अब क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? केशव को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। ये वही वंदना थी जो कभी माँ के सिर में हल्का सा दर्द होने पर भी पूरी रात जागती थी। आज उसके शब्द जहर से भी ज्यादा कड़वे थे। केशव ने अपना हाथ उठाया लेकिन फिर रुक गया। वो औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और दीवार पर दे मारी। केशव ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और माँ का इलाज करवाया। उस रात केशव ने फैसला कर लिया कि वो वंदना की जिद पूरी कर देगा। शायद इससे घर में शांति आ जाए। इंसान जब हताश होता है तो वो अक्सर गलत फैसले ले लेता है। केशव को लगा कि वंदना का गुस्सा पैसों की कमी की वजह से है। अगर वो उसकी भौतिक मांगे पूरी कर दे तो शायद वंदना फिर से पहले जैसी हो जाएगी। ये केशव की सबसे बड़ी भूल थी। वो ये नहीं समझ पाया कि वंदना की भूख अब चीजों की नहीं बल्कि अहंकार की थी। अगले दिन केशव बैंक गया और उसने एक पर्सनल लोन के लिए अर्जी दे दी। ब्याज दर बहुत ज्यादा थी लेकिन केशव के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे लगा कि वो ओवरटाइम करके या कुछ और काम करके किश्तें चुका देगा। 2 दिन बाद घर में एसी भी लग गया और नया सोफा भी आ गया। वंदना बहुत खुश थी। उसने तुरंत सरला को फोन करके बताया कि उसने केशव को कैसे झुका दिया और अपनी बात मनवा ली। सरला ने उसे बधाई दी और कहा कि देखा, मैंने कहा था न कि मर्दों को टाइट रखोगी तो सब मिलेगा। वंदना को लगा कि उसने जंग जीत ली है। उस दिन घर में वंदना ने अच्छा खाना बनाया और केशव से भी ठीक से बात की। केशव को लगा कि चलो मुसीबत टली। उसने सोचा कि पैसे तो आते जाते रहेंगे, कम से कम घर का सुख तो वापस आया। लेकिन केशव ये नहीं जानता था कि उसने शेर के मुंह में खून लगा दिया है। अब वंदना की मांगे रुकने वाली नहीं थी। एक बार जब किसी को बिना मेहनत के और जिद करने से चीजें मिलने लगती है तो उसका लालच बढ़ता ही जाता है। कुछ दिन शांति से बीते लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। वंदना का उठना बैठना अब सरला के साथ और ज्यादा बढ़ गया था। सरला ने देखा कि वंदना ने उसकी सलाह मानकर घर में नई चीजें खरीदवाई हैं, तो उसे लगा कि उसका प्रयोग सफल हो रहा है। अब सरला ने वंदना के दिमाग में एक और बात डाल दी। उसने कहा कि वंदना, अब तुम लोगों को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। तुम कब तक उस क्लर्क की बीवी बनकर रहोगी? तुम्हारे पति को कहो कि कोई बड़ा रिस्क ले, शेयर मार्केट में पैसा लगाए या कोई जमीन खरीदे। वंदना ने कहा कि केशव के पास तो पैसे नहीं है, अभी तो लोन लिया है। सरला ने हंसते हुए कहा कि अरे, लोन लेकर ही तो लोग अमीर बनते हैं। मेरे पति ने भी शुरू में बहुत कर्जा लिया था। रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? वंदना घर आई तो उसके दिमाग में अब अमीर बनने का भूत सवार था। उसने केशव से कहा कि हमें भी अब कार लेनी चाहिए। केशव ने अपना माथा पीट लिया। उसने कहा कि वंदना, अभी एसी और सोफे का लोन चल रहा है। मेरी आधी तनख्वाह किश्त में चली जाती है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कार कहां से आएगी? वंदना ने मुंह फुला लिया। उसने कहा कि तुम हमेशा रोते रहते हो। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम वही के वही हैं। वंदना ने अब घर में नया ड्रामा शुरू कर दिया। उसने केशव से बात करना बंद कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर केशव के माता पिता को ताने देने लगी कि उनका बेटा नकारा है। केशव अंदर ही अंदर घुट रहा था। लोन की किश्तें चुकाने के लिए उसने दफ्तर के बाद एक दुकान पर पार्ट टाइम हिसाब किताब का काम शुरू कर दिया था। वो सुबह 9 बजे घर से निकलता और रात के 11 बजे थका हारा घर लौटता। शरीर टूट रहा था
लेकिन वंदना को उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती थी। उसे बस इस बात से मतलब था कि घर में नई चीजें कब आएंगी। वंदना का प्यार अब पूरी तरह से शर्तों पर टिका था। चीजें लाओगे तो प्यार मिलेगा, नहीं तो धिक्कार मिलेगा। केशव अपने ही घर में एक मशीन बनकर रह गया था। वो अक्सर सोचता कि वो वंदना को उस पार्टी में क्यों ले गया और क्यों उसने वंदना को सरला के घर जाने से नहीं रोका। उन दो जगहों ने केशव की वंदना को मार डाला था और उसकी जगह एक ऐसी औरत को खड़ा कर दिया था जिसे केशव पहचानता भी नहीं था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब एक दिन सरला ने वंदना को एक स्कीम के बारे में बताया। सरला ने कहा कि एक चिट फंड वाली कंपनी आई है जो पैसे दुगने करती है। अगर तुम्हारे पास कुछ गहने या जमा पूंजी है तो लगा दो, केशव को बताने की जरूरत नहीं है। जब पैसे दुगने हो जाएंगे तो केशव को सरप्राइज देना। वंदना को यह बात बहुत पसंद आई। उसे लगा कि यह अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है। उसके पास शादी के कुछ गहने थे जो केशव की मां ने उसे दिए थे। वो खानदानी कंगन थे। वंदना की बुद्धि पर लालच का पर्दा ऐसा पड़ा कि उसने वो कंगन बेचने का मन बना लिया। उसे लगा कि कुछ महीनों में पैसे डबल हो जाएंगे तो वो नए और भारी कंगन बनवा लेगी और केशव को पता भी नहीं चलेगा। ये फैसला वंदना की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। वो बिना केशव को बताए एक ऐसे दलदल में पैर रखने जा रही थी जहां से निकलना नामुमकिन था। केशव दिन रात मेहनत करके कर्ज चुकाने में लगा था और उधर वंदना अपने ही घर की नींव खोदने की तैयारी कर रही थी। उस रात जब केशव घर आया तो उसने देखा कि वंदना बहुत खुश है। उसे लगा शायद वंदना सुधर रही है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये खुशी किसी बड़ी तबाही का संकेत है। केशव ने वंदना के पास बैठकर कहा कि वंदना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, बस कुछ साल साथ दे दो, हम सब ठीक कर लेंगे। वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द हम भी अमीर होंगे। केशव को लगा कि वंदना उसे ढाढ़स बंधा रही है, लेकिन वंदना के दिमाग में तो वो दुगने पैसे वाली स्कीम चल रही थी। विश्वास और धोखे के बीच की ये दीवार अब गिरने ही वाली थी। वंदना ने अगले ही दिन सुनार के पास जाकर चुपके से वो कंगन बेच दिए और सारे पैसे लाकर सरला के हाथ में दे दिए। सरला ने कहा कि अब देखना, 3 महीने में तुम मालामाल हो जाओगी। वंदना सपनों की दुनिया में खो गई, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। केशव अपनी ईमानदारी की कमाई से घर बचाने की कोशिश कर रहा था और वंदना लालच के शॉर्टकट से सब कुछ दाव पर लगा चुकी थी। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां से तबाही का मंजर साफ दिखाई देने वाला था। केशव को जब इस बात का पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा, ये सोचना भी डरावना था। 3 महीने का वक्त यूं बीत गया जैसे पलक झपकते ही दिन रात हो जाते हैं। लेकिन ये वक्त केशव और वंदना के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह से बीता। केशव के लिए ये 3 महीने किसी सजा से कम नहीं थे। वो सुबह 7 बजे घर से निकलता और अपने दफ्तर जाता। वहां दिन भर फाइलों में सिर खपाने के बाद वो शाम को 5 बजे सीधा उस बनिए की दुकान पर जाता जहां उसने हिसाब किताब का काम पकड़ा था। वहां वो रात के 11 बजे तक काम करता। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और गाल पिचक गए थे। जिस केशव के चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी, अब वहां सिर्फ थकान और चिंता की परत जमी थी। उसे अक्सर चक्कर आने लगे थे और भूख तो जैसे मर ही गई थी। वो जो भी कमाता उसका एक बड़ा हिस्सा बैंक के लोन की किश्त में चला जाता और बाकी बचे पैसों से घर का राशन और दवाइयां आती। उसने अपने लिए नए कपड़े तो दूर, फटी बनियान तक नहीं बदली थी। दूसरी तरफ वंदना इन 3 महीनों में सपनों के महल बुन रही थी। उसे केशव की ये हालत दिखाई तो देती थी, लेकिन उसके दिमाग पर लालच का पर्दा इतना गहरा था कि उसे लगता था कि बस कुछ दिनों की बात और है। वो मन ही मन सोचती कि जैसे ही सरला पैसे डबल करके देगी, वो केशव के सामने नोटों की गड्डी रख देगी और कहेगी कि देखो, जिसे तुम जुआ समझते हो वो असल में अक्लमंदी है। वो रोज कैलेंडर पर तारीखें काटती थी। उसे उन कंगन की याद भी आती थी जो उसने सास की नजरों से बचाकर बेचे थे, लेकिन फिर वो खुद को समझा लेती थी कि जब पैसे आएंगे तो वो उससे भी भारी और नए डिजाइन के कंगन बनवा लेगी। वंदना को पूरा भरोसा था कि सरला उसकी दोस्त है
और वो उसका बुरा नहीं चाहेगी। उसने केशव से अपनी नजरें चुराना शुरू कर दिया था, क्योंकि कहीं न कहीं उसके अंदर का डर उसे सोने नहीं देता था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका वंदना को बेसब्री से इंतजार था। 3 महीने पूरे हो चुके थे। वंदना सुबह जल्दी उठी और उसने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाया। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। उसने सोचा कि आज दोपहर को जब वो सरला के घर से पैसे लेकर आएगी तो शाम को केशव के लिए सरप्राइज प्लान करेगी। वो नहा धोकर तैयार हुई और सरला के घर की तरफ चल पड़ी। उसके कदम हवा में तैर रहे थे। वो सोच रही थी कि उन पैसों से वो पहले एक स्कूटी लेगी और फिर बाकी पैसे बैंक में डाल देगी। वो इन ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे रास्ते का पता ही नहीं चला। लेकिन जब वो सरला के घर वाली गली में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। सरला के घर के बाहर बहुत भीड़ जमा थी। वहां पुलिस की जीप खड़ी थी और लोगों का शोर शराबा हो रहा था। वंदना का दिल जोर से धड़का। उसे लगा शायद कोई झगड़ा हुआ होगा। वो डरते डरते भीड़ के पास पहुंची और उसने एक औरत से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। उस औरत ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वंदना के पैरों तले से जमीन खिसक गई। औरत ने बताया कि सरला और उसका पति रातों रात घर खाली करके भाग गए हैं। उन्होंने शहर के सैकड़ों लोगों से किटी पार्टी और डबल पैसे करने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे हैं। पुलिस ने घर सील कर दिया है और अब पता चला है कि उनका कोई अता पता नहीं है। वंदना को लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके कानों में सिर्फ सन्नाटा गूंज रहा था। वो वहीं सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि उसके कंगन, उसकी सांस की आखिरी निशानी, सब कुछ लुट गया। वहां खड़ी दूसरी औरतें रो रही थी और पुलिस को गालियां दे रही थी। उनमें से कई वंदना के साथ किटी पार्टी में भी आती थी। वे सब सरला को कोस रही थी कि उस डायन ने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन वंदना के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो तो रो भी नहीं पा रही थी। उसे अब पैसों का दुख नहीं था, उसे अब डर लग रहा था केशव का। वो केशव को क्या मुंह दिखाएगी? उसने चोरी छिपे घर की इज्जत बेच दी थी और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ धोखा। वंदना को अब सरला की हर वो बात याद आ रही थी जो उसने उसे समझाई थी। वो समझ गई कि वो दूसरी जगह यानी गलत संगत ने उसे कैसे मीठा जहर दिया था। वंदना किसी तरह गिरते पड़ते अपने घर की तरफ चली। उसका शरीर बेजान हो चुका था। रास्ते भर उसे लग रहा था कि लोग उसे देख रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी मूर्खता पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपना सिर दीवार पर मारना चाहती थी। उसने सोचा कि वो केशव को कुछ नहीं बताएगी, वो बात को दबा लेगी। लेकिन पाप और झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छिपते। शाम को जब केशव घर आया तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। काम के बोझ और तनाव ने उसे तोड़ दिया था। वो आते ही चारपाई पर लेट गया। वंदना ने डरते डरते उसके माथे पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह तप रहा था। केशव ने कांपती आवाज में वंदना से पानी मांगा। वंदना ने उसे पानी पिलाया और डॉक्टर के पास चलने को कहा, लेकिन केशव ने मना कर दिया। उसने कहा कि वंदना, मेरे पास डॉक्टर की फीस के पैसे नहीं हैं। इस महीने की सारी कमाई लोन की किश्त और घर के खर्च में चली गई। जेब में बस आने जाने का किराया बचा है। वंदना का कलेजा मुंह को आ गया। उसने देखा कि उसका पति चंद रुपयों के लिए अपनी सेहत दांव पर लगा रहा है और उसने लालच में आकर हजारों का सोना मिट्टी में मिला दिया। केशव ने वंदना का हाथ पकड़ा और कहा कि वंदना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं कई दिनों से सोच रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। केशव ने बताया कि बैंक वालों का फोन आया था। मैंने जो पर्सनल लोन लिया था उसकी एक किश्त चूक गई है, क्योंकि पिछले महीने मां की बीमारी में ज्यादा खर्चा हो गया था। वे लोग पेनल्टी लगा रहे हैं और अगर हमने अगले 2 दिन में पैसे जमा नहीं किए तो वे लोग घर पर रिकवरी के लिए आ जाएंगे। केशव की आंखों में लाचारी थी। उसने कहा कि वंदना, हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है।
माँ के वो कंगन जो उन्होंने तुम्हें शादी पर दिए थे, उन्हें हम गिरवी रख देते हैं। बेचना नहीं है, बस गिरवी रखकर कुछ पैसे उठा लेंगे। जैसे ही मेरा बोनस मिलेगा या मैं कुछ और इंतजाम करूंगा, हम उन्हें छुड़ा लाएंगे। अभी इज्जत का सवाल है, अगर बैंक वाले घर आ गए तो मोहल्ले में हमारी नाक कट जाएगी। जाओ, अलमारी से वो कंगन ले आओ। केशव की ये बात सुनते ही वंदना की सांसें रुक गई। वो बुद्ध बनकर खड़ी रह गई। केशव ने उसे हिलाया और पूछा कि क्या हुआ। जाओ जल्दी ले आओ, मैं अभी जाकर सुनार के पास रखाता हूं। वंदना की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वो केशव के पैरों में गिर पड़ी। केशव घबरा गया। उसने पूछा कि वंदना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या कंगन मिल नहीं रहे? वंदना ने रोते हुए कहा कि केशव मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। केशव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसने वंदना को उठाया और पूछा कि साफ साफ बताओ क्या हुआ है। वंदना ने हिचकियों के बीच पूरी बात बता दी। उसने बताया कि कैसे सरला के बहकावे में आकर उसने अमीर बनने के लालच में वो कंगन 3 महीने पहले ही बेच दिए थे और सारे पैसे सरला को दे दिए थे ताकि वे डबल हो जाए। और आज पता चला कि सरला पैसे लेकर भाग गई है। वंदना की बात सुनते ही केशव के हाथों की पकड़ ढीली हो गई। वो धम से वापस चारपाई पर गिर पड़ा। उसे अपनी बीमारी का दर्द भूल गया। उसे जो दर्द सीने में महसूस हुआ वो विश्वासघात का दर्द था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वंदना ऐसा कर सकती है। वो वंदना जिसे उसने अपनी अर्धांगिनी माना था, उसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। वो कंगन सिर्फ सोना नहीं थे, वो उसकी मां का आशीर्वाद थे, उनकी पुश्तैनी निशानी थे, जिसे केशव ने अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा था। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। केशव छत की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों से बिना आवाज के आंसू बह रहे थे। वंदना उसके पैरों में सिर रखकर रो रही थी और माफी मांग रही थी, लेकिन केशव के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसकी मेहनत, उसका त्याग, उसका प्यार, सब कुछ वंदना के लालच की आग में जलकर राख हो गया था। केशव के माता पिता जो दूसरे कमरे में थे, वंदना के रोने की आवाज सुनकर वहां आ गए। जब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है तो मां को गहरा सदमा लगा। वो वही दरवाजे पर बैठ गई और अपने माथे पर हाथ मारकर रोने लगी। पिता ने केशव को संभालने की कोशिश की, लेकिन केशव तो जैसे पत्थर हो गया था। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। केशव को समझ आ गया था कि ये सब उन 2 जगहों का असर था जहां वंदना ने जाना शुरू किया था। पहली जगह ने उसके मन में हीनता और तुलना का बीज बोया और दूसरी जगह ने उसे लालच और छल करना सिखाया। केशव सोच रहा था कि गलती वंदना की तो है ही, लेकिन गलती उसकी भी है। अगर वो अपनी पत्नी को उस दिखावे की दुनिया से दूर रखता, अगर वो उसे समझा पाता कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था? तीर कमान से निकल चुका था। अब सवाल ये था कि वे इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। बैंक का कर्ज, घर का खर्च, बीमारी और ऊपर से ये धोखा। केशव को अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अगले दिन सुबह केशव उठा। उसका बुखार तो कम हो गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ मर गया था। उसने वंदना से कोई बात नहीं की। वो चुपचाप तैयार हुआ। वंदना ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि केशव कुछ खा लो, लेकिन केशव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि एक खालीपन था जो वंदना को अंदर तक डरा रहा था। केशव ने घर के एक कोने में रखे पुराने संदूक को खोला। उसमें उसके पिता की एक पुरानी घड़ी और कुछ चांदी के सिक्के रखे थे जो उन्होंने बुरे वक्त के लिए बचाए थे। केशव ने उन्हें निकाला और जेब में डाल लिया। वो बिना कुछ बोले घर से निकल गया। वंदना दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। उसे एहसास हो गया था कि उसने सिर्फ कंगन नहीं खोए हैं, उसने अपना पति, अपना सम्मान और अपना सुख चैन सब कुछ खो दिया है। केशव बाजार गया और उसने वो आखिरी जमा पूंजी बेच दी। उससे जो पैसे मिले वो बहुत कम थे, लेकिन उससे कम बैंक की पेनल्टी भरी जा सकती थी। वो बैंक गया और उसने पैसे जमा किए। मैनेजर ने उसे चेतावनी दी
कि अगर अगली बार देरी हुई तो वे सख्त कार्रवाई करेंगे। केशव ने सिर झुकाकर सुन लिया। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो उसके कदम बहुत भारी थे। उसे अपने घर जाने का मन नहीं कर रहा था। वो घर जो कभी उसका स्वर्ग था, अब उसे काटने को दौड़ता था। वो पास के एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गया। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हें देखकर केशव को अपना बचपन याद आ गया, जब जीवन कितना सरल था। उसने सोचा कि आखिर इंसान क्यों अपनी जरूरतों को इतना बढ़ा लेता है कि वो अपनी ही खुशियों का दुश्मन बन जाता है। वंदना घर पर अकेली बैठी अपने किए पर पछता रही थी। उसे अब समझ आ रहा था कि केशव सही कहता था, सादगी में जो सुख है वो दिखावे में नहीं। उसने अपनी अलमारी खोली और उन भड़कीले कपड़ों को देखा जो उसने सरला की देखा देखी खरीदे थे। उसे उन कपड़ों से अब घिन आ रही थी। उसने वो ऐसी देखा जिसकी वजह से केशव पर कर्ज चढ़ा था। उसे वो ऐसी किसी राक्षस की तरह लग रहा था जो उनके सुकून को निगल गया था। वंदना ने ठान लिया कि वो अब सब कुछ ठीक करेगी, लेकिन टूटे हुए विश्वास को जोड़ना टूटे हुए कांच को जोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। उसे नहीं पता था कि केशव के मन में अब उसके लिए जगह बची है या नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वंदना ने सोचा केशव आ गया। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और दरवाजा खोला, लेकिन सामने केशव नहीं था। सामने दो पुलिस वाले खड़े थे। वंदना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। पुलिस वाले ने पूछा कि क्या ये केशव कुमार का घर है? वंदना ने डरते हुए सिर हिलाया। पुलिस वाले ने जो कहा उसे सुनकर वंदना की बची खुची दुनिया भी तबाह हो गई। पुलिस वाले ने बताया कि सरला के मामले में जांच चल रही है और पता चला है कि इस मोहल्ले से भी कई महिलाओं ने उसे पैसे दिए थे। पुलिस ने गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए वंदना को थाने बुलाया था। वंदना, जो घर की दहलीज लांघने से भी डरती थी, आज उसके दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। ये उस दूसरी जगह जाने का आखिरी और सबसे भयानक परिणाम था। समाज में इज्जत, जो केशव के लिए सब कुछ थी, अब दाव पर लगी थी। वंदना को समझ आ गया था कि वो जिस खाई में गिरी है उसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। पुलिस की जीप घर के बाहर खड़ी थी और उसकी लाल नीली बत्ती की चमक केशव के घर की दीवारों पर पड़ रही थी। ये चमक किसी खतरे की घंटी से कम नहीं थी। वंदना दरवाजे पर बुद्ध बनी खड़ी थी। उसका गला सूख चुका था और जुबान जैसे तालू से चिपक गई हो। पुलिस वाले की आवाज ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया था। आसपास के घरों की खिड़कियां खुलने लगी थी और दबी जुबान में बातें शुरू हो गई थी। अरे, ये तो केशव बाबू का घर है। यहाँ पुलिस क्यों आई है? जरूर कुछ गड़बड़ होगी। आजकल के लोगों का क्या भरोसा। ये ताने हवा में तैरते हुए वंदना के कानों तक पहुंच रहे थे और उसे अंदर से छलनी कर रहे थे। जिस समाज में इज्जत कमाने में केशव और उसके पिता ने पूरी जिंदगी खपा दी थी, वो इज्जत आज सड़क पर तमाशा बन गई थी। तभी भीड़ को चीरते हुए केशव वहां पहुंचा। उसने दूर से ही पुलिस की गाड़ी और अपने घर के बाहर जमा भीड़ देख ली थी। उसके कदम वही भारी हो गए। उसका दिल चाह रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी थाने का मुंह नहीं देखा था। वो तो एक ऐसा इंसान था जो लाल बत्ती पार करने से भी डरता था। आज पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी थी। केशव ने सिर झुकाकर भीड़ के बीच से रास्ता बनाया। लोगों ने उसे देखकर तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा, बेचारा केशव पत्नी के चक्कर में फंस गया। तो किसी ने कहा, अरे, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, पति को भी सब पता होगा। केशव ने ये सब सुना, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका स्वाभिमान आज तार तार हो चुका था। केशव पुलिस वाले के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर पूछा कि क्या बात है। पुलिस वाले ने उसे बताया कि सरला के फ्रॉड केस में पूछताछ के लिए उसकी पत्नी का बयान जरूरी है, क्योंकि उसका नाम भी उन लोगों की लिस्ट में है जिन्होंने सरला को पैसे दिए थे या उसके साथ उठते बैठते थे। पुलिस वाले ने यह भी कहा कि अगर वंदना ने सहयोग नहीं किया तो उसे थाने भी जाना पड़ सकता है। थाने जाना पड़ सकता है, ये वाक्य केशव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। उसने पुलिस वाले से विनती की कि उसकी पत्नी कहीं नहीं भागी है, वो घर पर ही पूछताछ कर ले। पुलिस वाले ने केशव की शराफत और हालत देखकर उसकी बात मान ली।
उन्होंने वही दरवाजे पर खड़े होकर वंदना से कुछ सवाल पूछे और एक कागज पर उसके दस्तखत लेकर चले गए। पुलिस तो चली गई, लेकिन अपने पीछे सन्नाटा और शर्मिंदगी का एक ऐसा तूफान छोड़ गई जो थमने वाला नहीं था। भीड़ धीरे धीरे छंट गई, लेकिन लोगों की नजरों में जो सवाल और हिकारत थी वो केशव के दिल में चुभ गई थी। केशव घर के अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। कुंडी लगाने की आवाज उस सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी। वंदना कोने में खड़ी रो रही थी। केशव के माता पिता अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े ये सब देख रहे थे। केशव के पिता, जो हमेशा गर्व से सिर उठाकर चलते थे, आज उनका सिर शर्म से झुक गया था। मां की आंखों में आंसू सूख चुके थे। बस एक पथराई हुई नजर थी जो वंदना को देख रही थी। केशव बिना कुछ बोले उस सोफे पर जाकर बैठ गया जिसे वंदना ने अपनी जिद से खरीदा था। वो सोफा अब उसे काट रहा था। उसने वंदना की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी निराशा थी। उसने धीमी आवाज में कहा, वंदना, आज तुमने वो कर दिखाया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था। मेरे पिता ने 70 साल की उम्र तक जो इज्जत कमाई थी, तुमने उसे 7 मिनट में धूल में मिला दिया। वंदना दौड़कर केशव के पैरों में गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो केशव, मुझसे गलती हो गई। मैं बहक गई थी। मैं बस हम सबकी जिंदगी बेहतर बनाना चाहती थी। केशव ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उसने कहा, जिंदगी बेहतर? क्या इसे बेहतर जिंदगी कहते हैं, जहां दरवाजे पर पुलिस हो, सिर पर कर्ज हो और समाज में थू थू हो रही हो? तुम अमीर बनना चाहती थी ना? देखो आज हम कितने गरीब हो गए। धन तो गया ही, साथ में धर्म और इज्जत भी चली गई। उस रात घर में किसी ने पानी तक नहीं पिया। केशव सारी रात जागता रहा। वो सोचता रहा कि आखिर गलती कहां हुई, और हर बार उसका जवाब वही 2 जगह थी। पहली जगह वो आलीशान पार्टी जिसने वंदना को ये महसूस कराया कि उसका अपना जीवन छोटा और बेकार है, और दूसरी जगह वो सरला का घर, जहां उसे ये सिखाया गया कि पति को झूठ बोलकर और छल करके कैसे काबू किया जाता है। केशव ने महसूस किया कि संगत का असर कितना भयानक होता है। वंदना बुरी नहीं थी, लेकिन वो जिस माहौल में गई, वहां की हवा ने उसकी सोच को बीमार कर दिया था। उसने कांच के टुकड़ों को हीरा समझ लिया और अपने असली हीरे यानी अपने परिवार को दांव पर लगा दिया। अगले दिन सुबह होते ही केशव ने एक फैसला लिया। वो उठा और उसने घर का वो ऐसी उखाड़ना शुरू कर दिया। वंदना ने जब ये देखा तो वो घबरा गई। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? केशव ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं इस घर की सफाई कर रहा हूं। जिन चीजों ने हमारे सुख चैन को निगला है, उन्हें अब इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। केशव ने कबाड़ी वाले को बुलाया और वो नया सोफा और वंदना के खरीदे हुए महंगे कपड़े सब कुछ कौड़ियों के भाव बेच दिया। वंदना देखती रही। उसकी आंखों के सामने उसके सपने रद्दी के भाव बिक रहे थे, लेकिन आज उसे दुख नहीं हो रहा था, बल्कि उसे अपनी औकात समझ आ रही थी। उन चीजों के जाने के बाद घर खाली जरूर लग रहा था, लेकिन केशव को लगा जैसे उसके सीने से कोई बोझ उतर गया हो। सामान बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिले, केशव ने उनसे बैंक का बचा हुआ ब्याज चुकाया, लेकिन मूल कर्ज अभी भी पहाड़ जैसा खड़ा था। और सबसे बड़ा कर्ज वह था जो समाज की नजरों में उन पर चढ़ गया था। केशव जब शाम को सब्जी लेने बाजार गया तो उसने देखा कि जो दुकानदार पहले उसे बाबूजी कहकर बुलाते थे, आज वे उसे देखकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कुछ लोगों ने तो उसे देखकर रास्ता ही बदल लिया। केशव को समझ आ गया कि अब इस शहर में, इस मोहल्ले में उनका रहना दूभर हो जाएगा। इज्जत कांच के बर्तन की तरह होती है, एक बार टूट जाए तो चाहे जितना गोंद लगा लो, दरारें हमेशा दिखती रहती है। केशव घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। सदमे ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें दवा से ज्यादा शांति और खुशी की जरूरत है, लेकिन इस घर में अब शांति कहां थी। वंदना सास की सेवा करने की कोशिश करती, लेकिन मां अब उसके हाथ से पानी लेने में भी कतराती थी। विश्वास का धागा पूरी तरह टूट चुका था। वंदना को अब हर पल ये एहसास होता था कि वो इस घर में एक अपराधी की तरह है।
वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो फिर से वही पुरानी वंदना बन जाए, लेकिन वक्त का पहिया उल्टा नहीं घूमता। उसने जो घाव दिए थे वे इतने गहरे थे कि माफी का मरहम भी उन पर काम नहीं कर रहा था। 2 दिन बाद केशव ने वंदना को अपने पास बुलाया। उसका चेहरा एकदम शांत था, जैसे किसी तूफान के बाद का सन्नाटा होता है। उसने वंदना से कहा, वंदना, अब हम साथ नहीं रह सकते। वंदना के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो केशव, मैं मर जाऊंगी। मुझसे गलती हुई है, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे घर से मत निकालो। केशव ने कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा हूं, मैं बस अब टूट चुका हूं। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे अपना अपमान, अपना कर्ज और मां के आंसू याद आते हैं। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं इस रिश्ते का बोझ उठा सकूं। विश्वास के बिना रिश्ता उस मकान जैसा होता है जिसकी नींव ढह चुकी हो। वो कभी भी गिर सकता है और उसमें रहने वाले दबकर मर सकते हैं। केशव ने वंदना को आदेश दिया कि वो अपना सामान पैक करे। उसने कहा कि वो उसे उसके मायके छोड़ आएगा। वहां जाकर अपने माता पिता को सच बताना। शायद कुछ समय दूर रहकर तुम्हें अपनी गलतियों का असली एहसास हो और मुझे भी थोड़ा सुकून मिले, केशव ने कहा। वंदना गिड़गिड़ाई। उसने केशव के पैर पकड़े, लेकिन केशव टस से मस नहीं हुआ। वो जानता था कि अगर उसने आज कमजोरी दिखाई तो वो अपनी बची खुची जिंदगी भी नहीं बचा पाएगा। उसे अपने बूढ़े माता पिता को भी देखना था, जो इस बहू के कारनामों की वजह से अपनी आखिरी सांसें घुट घुट कर ले रहे थे। वंदना ने रोते रोते अपना सामान बांधा। वो उस घर को देख रही थी जिसे उसने कभी स्वर्ग माना था और फिर अपनी ही मूर्खता से उसे नरक बना दिया था। उसे वो दिन याद आया जब वो दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। कितना आदर था, कितना प्रेम था, और आज वो एक मुजरिम की तरह इस घर से निकाली जा रही थी। उसे सरला की याद आई, उस पार्टी की याद आई, और उसे उन पलों पर घिन आई जब उसने केशव की सादगी का मजाक उड़ाया था। उसे समझ आ गया था कि 2 जगह औकात से ऊंची दिखावे की महफिल और कुसंगति का अड्डा इंसान को सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि चारित्रिक रूप से भी कंगाल कर देती है। केशव वंदना को लेकर बस स्टैंड गया। पूरा रास्ता दोनों खामोश रहे। बस में बिठाते वक्त केशव ने वंदना की तरफ देखा और कहा, वंदना, याद रखना, इंसान गरीब हो तो चल जाता है, लेकिन अगर उसका मन गरीब हो जाए तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तुमने पैसों की चमक के पीछे भागकर अपने जीवन का असली सोना खो दिया। बस चल पड़ी। वंदना खिड़की से केशव को तब तक देखती रही जब तक वो ओझल नहीं हो गया। केशव वही खड़ा रहा, अकेला, खाली और टूटा हुआ। उसने अपनी पत्नी को नहीं बल्कि अपने जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से को विदा किया था। घर लौटते समय केशव को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन नियति ने अभी उसके लिए एक आखिरी पन्ना लिखना बाकी रखा था। जीवन कभी कभी हमें तोड़ता है ताकि वो हमें फिर से एक नए और बेहतर रूप में गढ़ सके। लेकिन क्या केशव और वंदना का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, या फिर ये गलती उनके जीवन का पूर्ण विराम बन जाएगी? और सबसे बड़ी बात, वो सीक्रेट या रहस्य क्या था जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में किया गया था? क्या इन 2 जगहों के पीछे कोई ऐसा शाप या मनोवैज्ञानिक सच था जिसे जानना अभी बाकी था? केशव जब घर पहुंचा तो उसे अपने पिता के हाथ में एक पुरानी डायरी मिली। पिता ने कहा, बेटा, ये मेरे दादाजी की डायरी है। इसमें उन्होंने गृहस्थ जीवन के कुछ ऐसे नियम लिखे थे जिन्हें हम भूल गए। अगर हमने ये पहले पढ़ा होता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। केशव के हाथों में वो पुरानी डायरी कांप रही थी। उसके पिता ने जिस उम्मीद से वो डायरी उसे सौंपी थी, केशव को लगा कि शायद उसमें ही उसकी टूटी हुई जिंदगी का कोई हल छिपा हो। उसने थरथराते हाथों से डायरी खोली। पन्नों का रंग पीला पड़ चुका था और स्याही भी कुछ जगहों पर धुंधली हो गई थी, लेकिन उसमें लिखे शब्द आज भी अंगारों की तरह दहक रहे थे। केशव ने पढ़ना शुरू किया। डायरी के उस पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गृहस्थ जीवन के विनाश के 2 द्वार। केशव की धड़कनें तेज हो गई। उसने आगे पढ़ा। उसमें लिखा था, पुत्र,
एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अपनी पत्नी को कहाँ ले जाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि उसे कहाँ कभी नहीं ले जाना चाहिए। पहली जगह है अत्यधिक प्रदर्शन और झूठी शान का स्थान। जब तुम अपनी पत्नी को ऐसी जगह ले जाते हो जहां लोग अपनी समृद्धि, अपने गहने और अपने धन का नंगा प्रदर्शन कर रहे हो, तो वहां की हवा में ही ईर्ष्या और हीनता घुली होती है। एक साधारण स्त्री जो अपने घर में रानी की तरह संतुष्ट है, ऐसी जगह जाकर खुद को दासी समझने लगती है। तुलना का विष उसके संतोष को मार देता है और वह अपने ही पति को कमतर आंकने लगती है। केशव की आंखों के सामने राजीव की वो पार्टी घूम गई, वो झूमर, वो शालिनी के हीरे और वो चकाचौंध। केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वो वंदना को उस पार्टी में न ले गया होता तो शायद वंदना आज भी अपनी सूती साड़ी में खुश रहती। डायरी में आगे दूसरी जगह का जिक्र था। केशव ने पढ़ा, दूसरी वर्जित जगह है कुसंगति और कुविचारों का अड्डा। ऐसी जगह जहां लोग अपने ही परिवार की बुराई करते हो, जहां धन को धर्म से ऊपर माना जाता हो और जहां पति की निंदा करना गर्व की बात समझी जाती हो। स्त्री का मन बहुत कोमल होता है, वो जल की तरह है, जिस रंग में मिलाओगे वैसी हो जाएगी। अगर तुम उसे ऐसे लोगों के बीच भेजोगे जो रिश्तों को तोड़ना सिखाते हैं, तो वो तुम्हारे घर को भी तोड़ देगी। याद रखना, संगत ही मति है और मति ही गति है। केशव सन्न रह गया। ये तो वही सरला का घर था, वो कुसंगति का अड्डा जहां वंदना ने ये सीखा कि पति को कैसे दबाना है और कैसे लालच के जाल में फंसना है। केशव को समझ आ गया कि गलती सिर्फ वंदना की नहीं थी, एक अभिभावक के रूप में गलती उसकी भी थी। उसने अपनी पत्नी को उन जहरीली हवाओं से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया था। उसे लगा कि काश ये डायरी उसने 1 साल पहले पढ़ी होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वंदना जा चुकी थी और घर सूना था। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने। केशव ने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। उसने दिन रात मेहनत की। वो सुबह दफ्तर जाता और रात को देर तक दूसरी जगह काम करता। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपने पिता के सिर से कर्ज का बोझ उतारना और अपनी खोई हुई इज्जत वापस कमाना। धीरे धीरे उसने बैंक का काफी कर्ज चुका दिया। घर में अब शांति तो थी, लेकिन वो शांति शमशान जैसी थी। माँ अब भी अक्सर दरवाजे की तरफ देखती रहती, जैसे उन्हें किसी के लौटने का इंतजार हो। पिता ने केशव से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी बता रही थी कि वे भी बहू की कमी महसूस कर रहे थे। आखिर गलती इंसान से ही होती है और माफ करना बड़ों का धर्म होता है। उधर मायके में वंदना की हालत किसी तपस्वी जैसी हो गई थी। जब वो घर से निकाली गई थी तो उसके पिता ने उसे बहुत डांटा था। उन्होंने साफ कह दिया था कि ससुराल से निकाली हुई बेटी जिंदा लाश के समान होती है। वंदना ने उस दिन कसम खाई थी कि वो अब आंसू नहीं बहाएगी, बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। जिस वंदना ने कभी एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया था, उसने अपने ही मोहल्ले में लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। वो सुबह 4 बजे उठती, घर का काम करती और फिर दिन भर सिलाई मशीन चलाती। उसकी कोमल उंगलियों में सुई की चुभन के निशान पड़ गए थे। आंखें कमजोर होने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे अब एसी की हवा नहीं, बल्कि पसीने की कमाई की कीमत समझ आ रही थी। 1 साल बीत गया। दिवाली का त्योहार नजदीक था। केशव के घर में इस बार भी कोई उत्साह नहीं था। केशव ने सोचा था कि वो बस माँ बाप के लिए नए कपड़े ले आएगा और घर में एक दिया जला देगा। शाम के वक्त केशव अपने आंगन में बैठा था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। केशव का दिल जोर से धड़का। ये दस्तक जानी पहचानी थी। उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने वंदना खड़ी थी, लेकिन ये वो वंदना नहीं थी जो 1 साल पहले यहां से गई थी। उसके शरीर पर कोई महंगा कपड़ा नहीं था, बल्कि एक साधारण सी सूती साड़ी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस आंखों में एक गहरा ठहराव था। वो धूप में झुलस गई थी और कमजोर लग रही थी। केशव उसे देखता रह गया। वंदना ने धीरे से अपना सिर झुकाया और अपने पल्लू की गांठ खोली। उसने कांपते हाथों से कुछ मुड़े हुए नोट और सिक्के निकालकर केशव की हथेली पर रख दिए। केशव ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है?
वंदना की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, केशव, ये मेरी 1 साल की मेहनत की कमाई है। ये पूरे 50,000 रुपए हैं। मुझे पता है कि सास माँ के कंगन की कीमत इससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन अभी मैं इतना ही जमा कर पाई हूँ। मैं ये पैसे देने आई हूँ ताकि तुम बैंक का कुछ कर्ज चुका सको। मैं भीख मांगने या वापस रहने नहीं आई हूँ। मैं बस अपना बोझ हल्का करने आई हूँ। केशव ने उन नोटों को देखा। उनमें वंदना के पसीने की महक थी। ये पैसे किसी लॉटरी या जुए के नहीं थे। ये उस सच्ची कमाई के थे जिसका पाठ केशव उसे हमेशा पढ़ाना चाहता था। केशव की आंखों से आंसू टपक कर उन नोटों पर गिर पड़े। उसने देखा कि वंदना के हाथों में छाले पड़े हुए हैं। जिस वंदना को उसने फूलों की तरह रखा था, आज उसने खुद को कांटों पर चलाकर साबित कर दिया था कि उसका पछतावा सच्चा है। उसी वक्त अंदर से केशव की मां लाठी टेकते हुए बाहर आई। उन्होंने वंदना को देखा। वंदना दौड़कर मां के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी ममता का गला घोंटा। मैंने इस घर को नर्क बना दिया। मैं बहुत बड़ी पापिनी हूं। मां का दिल पसीज गया। उन्होंने झुककर वंदना को उठाया और गले लगा लिया। मां ने कहा, बेटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तूने अपनी गलती मान ली और उसे सुधारने के लिए तपस्या की। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। ये घर तेरा था और तेरा ही रहेगा। केशव के पिता भी बाहर आ गए थे। उन्होंने भी मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। केशव ने वंदना का हाथ थाम लिया। उसने महसूस किया कि इस हाथ में अब वो पहले वाली कोमलता नहीं है, बल्कि एक मजबूती है जो जीवन के संघर्षों से आई है। उसने वंदना से कहा, वंदना, कंगन तो चले गए, लेकिन आज तुम खुद कुंदन बनकर लौटी हो। मुझे मेरे पैसे नहीं, मेरी पुरानी वंदना चाहिए थी और आज वो मुझे मिल गई। उस रात केशव के घर में दिवाली से पहले ही दिवाली मन गई। वंदना ने जब 1 साल बाद अपनी रसोई में कदम रखा तो उसने उस चूल्हे को प्रणाम किया। उसने जो चाय बनाई उसमें वही पुराना स्वाद था जो खो गया था। केशव और वंदना की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी। उन्होंने अब कसम खाई कि वे कभी भी दिखावे की दुनिया में कदम नहीं रखेंगे। केशव ने वो डायरी अपनी अलमारी में सबसे सुरक्षित जगह पर रख दी। उसे पता था कि ये डायरी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उनके जीवन की रक्षक है। उन्होंने सीख लिया था कि सुख चीजों में नहीं, बल्कि संतोष और आपसी समझ में होता है। दोस्तों, कहानी का अंत एक सुखद मोड़ पर हुआ, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देकर जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है कि स्थान और संगत धीमे जहर की तरह होते हैं। वे रातों रात असर नहीं दिखाते, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच, आपके संस्कार और आपके रिश्तों को खोखला कर देते हैं। वंदना ने तो अपना सब कुछ खोकर फिर से पा लिया, लेकिन हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता। कई बार एक छोटी सी गलती, एक गलत जगह पर जाना जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। अब यह फैसला आपको करना है कि आप अपने जीवन साथी को कहां ले जाना चाहते हैं। क्या आप उन्हें उस प्रदर्शन के मेले में ले जाकर उनके मन में हीनता भरना चाहते हैं, या फिर उन्हें कुविचारों की सभा में भेजकर अपने ही विनाश का आमंत्रण देना चाहते हैं? याद रखिए, घर ईंट पत्थरों से नहीं, विश्वास और संस्कारों से बनता है। उस विश्वास को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। बाहरी दुनिया की चमक दमक एक छलावा है जो दूर से सुंदर लगती है, लेकिन पास जाने पर जला देती है। अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहिए, क्योंकि असली स्वर्ग वही है जहां संतोष है। केशव और वंदना की ये कहानी आज यही खत्म होती है, लेकिन इसके सवाल आपके मन में हमेशा जिंदा रहने चाहिए। क्या आप भी अनजाने में वही गलती तो नहीं कर रहे जो केशव ने की थी? अपने घर के दरवाजों को उन हवाओं के लिए बंद रखिए जो आपके सुकून को उड़ा ले जाए। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन नहीं थी, बल्कि ये एक आईना थी हमारे आज के समाज के लिए। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा और आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में कही गई बातें सच हैं और इनसे किसी का घर टूटने से बच सकता है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है
इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस अच्छाई की आवाज को और लोगों तक पहुंचा सकता है। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिल को छू गया, और क्या आपने भी अपने आसपास ऐसी घटनाएं देखी हैं? आपके विचार मेरे लिए बहुत अनमोल है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में भी आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन को नई दिशा देने वाली कहानियां मिलती रहें, तो अभी इसी वक्त मेरे चैनल बोधि पथ को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें, क्योंकि हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी जीना सिखाते हैं। तो जुड़िए हमारे इस परिवार से और चलिए साथ मिलकर एक बेहतर समाज बनाते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।